बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने इसराइल के साथ इतना बड़ा हाथ कर दिया है, इतना बड़ा हाथ कर दिया है कि जिसकी इंतहा नहीं। हुआ ये है कि यमन ने जब मिसाइल इसराइल के ऊपर दाग रहा था, इसराइल के टैंकों पर और बहुत सारी चीज़ों पर, तो उस वक्त चाइना के 3 वेसल्स यानी बहरी बेड़े पास थे। तो हुआ ये कि इसराइल को जब अंदाजा हुआ कि उन पर हौसी मिसाइल दागने जा रहे, क्योंकि उन्होंने पहले उनको वार्न किया था कि आप ना जाओ और यहां से निकल जाओ, हम जाने नहीं देंगे, उन्होंने नहीं सुनी। तो उन्होंने 59 डिस्ट्रेस कॉल्स की। ये डिस्ट्रेस कॉल्स क्या होती हैं? देखिए, डिस्ट्रेस कॉल एक सिग्नल होता है या कम्युनिकेशन का जरिया होता है जिसमें एक नेवी जो होती है या जो शिप होता है वो इंटरनेशनल जो लॉज है उसके मुताबिक आप पर लाजिम है कि आपने उसकी मदद करनी है। चाइना की नेवी पास थी, इन्होंने डिस्ट्रेस कॉल यानी हंगामी कॉल्स की, और ये कई तरीकों से हो सकती है। आप रेडियो कम्युनिकेशन कर सकते हैं जिसमें आप एविएशन यूज करते हैं, खास तरह का रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है जिससे आप डिस्ट्रेस कॉल भेजते हैं, यानी ये इमरजेंसी होती है। और इसी तरह एसओएस सिग्नल होते हैं, इस तरह फिर फ्लेयर्स और विजुअल सिग्नल्स होते हैं, इमरजेंसी टेलीफोन होता है। यानी हर तरह से सूरत हाल होती है कि आप किसी ना किसी तरह इमरजेंसी बेसिस के ऊपर आप दूसरी नेवी को कहते हैं कि हम तबाह होने वाले हैं, हम पर मिसाइल दागने वाले, हमारी जान खतरे में है, फौरी तौर पर आए और आकर हमारी मदद करें। इमेजिन कर ले कि यमन मिसाइल दागने लगा था, उनके ड्रोन्स आ गए थे और उन्होंने चाइना को, जो उनके 3 वैसे से 3 बहरी बेड़े थे, उनको 59 डिस्ट्रेस कॉल की, मेडे कॉल जिसे कहते हैं, इमरजेंसी कॉल्स की कि हमारी मदद करें, ये हमको मारने वाले हैं। चाइना ने जब ये देखा तो उन्होंने अपनी टीम को, जाहिर सी बात है जब ये मामला हुआ तो पीछे कम्युनिकेट करते हैं और वो पॉलिसी होती है हुकूमत की, और वैसे भी उनको पहले से पता था कि ये सारी सूरत हाल होने वाली, तो हमने क्या करना है। उन्होंने कहा जी इनकी कॉल्स को इग्नोर करें, ये मरते हैं मर जाएं, इन पर मिसाइल दागे जाते हैं दागे जाएं, ये गर्क हो जाते हैं होने दे, इसराइल की तबाही होती है होने दे। आपने इनकी डिस्ट्रेस कॉल का जवाब नहीं देना, इनकी मदद करने के लिए नहीं जाना। जो ये जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, इनको करने दें। हमने किसी सूरत, पंजाबी में से कहते हैं, इस पंगे में नहीं आना। आपने किसी सूरत इनकी मदद करने के लिए नहीं जाना। ये तबाह होते हैं हो जाए, बर्बाद होते हैं हो जाए, जो होता है हो जाए, लेकिन किसी सूरत इनकी मदद करने के लिए नहीं जाना। और जब 59 कॉल्स गई इजराइल की जानिब से और चाइना ने वो सारी की सारी कॉल्स इग्नोर कर दी। ऐसे ही होता है जैसे आपका कोई बंदा हो, आपने उसकी कॉल नहीं सुननी होती तो आप साउंड ऑफ कर देते हो, वो कॉल्स पर कॉल्स कर रहा है, सामने मोबाइल बड़ा होता है, आप उसकी कॉल नहीं उठाते। एग्जैक्टली यही हुआ है। इसराइली हंगामी बेसिस पर रेडियो सिग्नल्स भेज रहे हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू चीजें जा रही हैं, हम मरने वाले हैं, हमें बचा लो बचा लो, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज ये कहते हैं कि आपने काम करना होता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में नहीं कि जहां पर इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तब इंटरनेशनल लॉ नहीं याद आता आपको? जब गजा के अंदर आप लोगों ने वहां पर बमबारी की, आपने 23-24 हजार बंदा मार दिया, तब कहां थे इंटरनेशनल? कौन मस्जिदों पर जाकर या इबादत गाहों पर या हस्पतालों में जाकर बमबारी करता है? कौन पूरे का पूरा हस्पताल मलिया मेट कर देता है? तब किसी ने नहीं रोका, तब इंटरनेशनल लॉज नहीं है। लिहाजा अमेरिका और इसराइल के लिए कोई लॉस लूज कोई नहीं होते। अफगानिस्तान में 20-25 लाख बंदा मार गया अमेरिका, और इंटरनेशनल लॉस। किसी ने पूछा अमेरिका से कि तुम्हारे हथियार जाकर वहां पर रह गए, दहशत गर्दों के हाथ में लग गए, तो वो क्या था? लेकिन कोई नहीं, इनसे, इनके लिए इंटरनेशनल लॉ तो सिर्फ गरीब और जो खास तौर पर गुलाम कौमें होती है, इंटरनेशनल लॉज उनके लिए होते हैं। तो चाइना ने काम ये किया, उन्होंने कहा इनको मरने दो, ये मर जाए, कुछ नहीं होता, हमने जवाब नहीं देना। उधर यमनी आए, यमनियों ने आकर उन पर मिसाइल दागे, और इतनी बुरी तरह मिसाइल दागे कि उनके परखच्चे उड़ गए। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर उनको गुस्सा शदीद अमेरिका को, इन्होंने इसलिए बाद में आपको याद होगा बयान दिया कि चाइना बहुत ज्यादा हद से बाहर जाकर उन्होंने हमारी मदद नहीं की, और उन्होंने कहा कि वो इस वक्त जो साथ दे रहा है ईरान का, फलस्तीन का और ये बहुत बुरा है। और गुस्से से उन्होंने बात की कि सपोर्ट कर रहे हैं दहशतगर्द मुल्कों को, यानी ईरान को। उधर आप ये देखिए कि ईरान के कमांडर ने जवाब दिया है, उनके आर्मी चीफ की जानिब से भी और उनके नेवी कमांडर सारे ये बात करें। उन्होंने कहा जी हमारे पास लॉन्ग रेंज के जो नेवल क्रूज मिसाइल हैं वो हमने तैयार कर लिए हैं,
और हमने अब उनसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हुए पूरा हमला करना है, जिसके बाद कोई भी हमारे सामने टिक नहीं पाएगा, ना हमारी किसी भी तर्ज पर मुकाबला करने की वो सलाहियत रखते हैं। अब आप ये सोचें कि आप यमन के मिसाइल आ रहे हों और उनके ड्रोन्स आ रहे हों, तो आप उठकर ये बात कहते हैं कि जी ये सारे का सारा मामला होने जा रहा है, हम ये काम करेंगे, वो करेंगे, दूसरी जानिब आपके साथ ये मामला हो जाए। अब आप सोचें ज़रा कि ये सारा इशू चल रहा था, ये सारी सूरत हाल चल रही थी कि अमेरिका को समझ नहीं आ पा रही कि अब हमने करना क्या है। अचानक से उधर से नॉर्थ कोरिया के लीडर ने अलाउ किया कि अब हम एक ऐसी चीज़ भेजेंगे जो बहुत ज़्यादा दूर तक जाकर हिट करेगी। उन्होंने ऐलान किया कि किसी भी वक्त हम अमेरिका और साउथ कोरिया के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। और उन्होंने अपने स्टेट मीडिया के थ्रू ये बयान दिया, यानी किम जोंग ने वार्निंग जारी की है कि अगर किसी भी तर्ज पर ये जो ड्रिलिंग आप कर रहे हैं और ये सारी सूरत हाल है, अगर आपने ये काम ये बंद ना किया तो बस फिर याद रखिएगा हम लोग पूरी तरह अपनी डॉक्ट्राइन पर काम करेंगे और हम लोग अमेरिका पर भी और साउथ कोरिया पर भी एटमी हमला करेंगे और हम किसी से डरते नहीं हैं और ना ही हमने कभी किसी पाबंदी या किसी चीज़ की परवाह की है। देखिए, दुनिया की सारी पाबंदियां उठा ले तो 2 ही मुल्कों पर लगी हुई हैं, बल्कि 3 आप कह लें। इस दफ़ा अगर आप गौर से देखें तो नंबर 1 किसी मुल्क के ऊपर लगी है तो या तो वो नॉर्थ कोरिया है, सेकंड नंबर पर रशिया पे शायद ज़रा ज़्यादा लग गई हैं, और तीसरे नंबर पर ईरान। पहले था कि ईरान नंबर 1 था, अब नॉर्थ कोरिया पर ज़्यादा और रशिया पर तो उससे भी ज़्यादा है। तो लिहाजा उन्होंने बात कही है, उन्होंने कहा जी आप लोग ये जो टेस्ट करते फिर रहे हैं ये सारी सूरत हाल में, हमने तो बहुत सारी अपनी चीज़ें टेस्ट कर ली हैं। अगर अमेरिका और ये बाज ना आए तो हम न्यूक्लियर हमला करने के लिए तैयार हैं और हमारा जो एटमी मिसाइल है वो ना तो अमेरिका को छोड़ेगा और ना साउथ कोरिया को छोड़ेगा। अब आप सोचें ज़रा, अमेरिका के लिए तबाहकुन सूरत हाल क्या है कि कल चाइना ने उनको कहा है कि हम ताइवान को किसी भी वक्त शामिल कर लेंगे अपने साथ। हमने डेट नहीं कि इस वक्त फाइनलाइज की, लेकिन हम कर लेंगे। अमेरिका को उन्होंने ये जवाब दिया है कि तुम जो जंग छेड़ने उधर जा रहे हो, हम यहाँ से तुम्हारा सफाया कर देंगे। एक तरफ तो ये सारे का सारा मामला ये हुआ है। अगली सूरत हाल में उनको ईरान का मसला है। अब आप ये सोचें कि ये मामला ख़त्म नहीं हुआ तो आज मिसाइल मारा गया है लिबनान की जानिब से, जो सीधा इजराइल के अंदर गया और जाकर, यानी लिबनान की जानिब से मिसाइल गए हैं और जाकर इजराइल के अंदर गाड़ियां पार्किंग में खड़ी थी उनको जाकर बुरी तरह हिट किया है, जिसने इजराइल के अंदर बड़ी तबाही मचाई है। अब आप ये सोचें कि इजराइल कितनी देर तक ये लड़ाई करेगा, कितनी देर तक ये मामला रखेगा कि यानी एक के बाद एक उसको हमला कर बर्दाश्त करना पड़ा है। चाइना ने उनकी कॉल जो है वो इग्नोर करा है। चाइना ने असल में कॉल जो इग्नोर की है ये उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने इनडायरेक्टली बात ये की है कि हम यमन के साथ खड़े हैं। अब आप सोचें ज़रा, चाइना ने टेक्नोलॉजी दी ईरान को, ईरान ने टेक्नोलॉजी दी यमन को, अब यमन वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है इजराइल के खिलाफ, वो अमेरिका के खिलाफ। तो बताइए, अपनी ही टेक्नोलॉजी के खिलाफ चाइना कभी जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी अगर साफ लफ्जों में समझना चाहें तो यमन जब अमेरिका और इनको तबाह करेगा तो चाइना न्यूट्रल हो गया। ये बड़ी मजे की बात है कि चाइना एन मौके के, असल में ये जो न्यूट्रल वर्ड है ना, ये असल यहाँ पर बड़ा फिट बैठता है कि आप न्यूट्रल हो गए, आपने आंखें बंद कर ली और आपने कहा जी मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है। अच्छा, वो तबाही हो गई आपकी, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? वो जी हमारे बंदे को चाय शाय पी रहे होंगे, उन्होंने डिस्ट्रेस कॉल नहीं ली। यानी आपकी डिस्ट्रेस कॉल लें, वो गजा जो डिस्ट्रेस कॉल पूरे वर्ल्ड को दे रहा है और बुज़दिल है मुसलमान के, यानी इतने ममालिक जो किसी जरूरत आगे नहीं आ रहे। आप जानते हैं अर्दुगान ने क्या बात की? अर्दुगान ने कहा है कि देखिए, हमें तारीख माफ नहीं करेगी, तारीख याद रखेगी कि मुस्लिम कंट्रीज ने इजराइल का रास्ता नहीं रोका और हम लोगों ने किसी तर्ज पर भी ये जो जुल्म और बर्बरियत है नहीं रोका। अर्दुगान से एक बात पूछते हैं, भाई आप दूसरों को छोड़ें, ये इस वक्त हमास के लोग वहां पर मुकाबला कर रहे हैं, इनके पास कौन सी आर्मी है, कौन सी एयरफोर्स है? अगलों ने गले से शारक से पकड़ा हुआ ना इसराइल को। तो भाई आप क्यों इंतजार कर रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज का? आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज हमारी अपनी फौजें मेरे साथ भेजे? जाएं, आप अकेले जाकर क्यों नहीं लड़ते? आपकी इतनी पावर है, मुसलमान है, तुगरल और ये पता नहीं क्या कुछ दिखाया, तो लड़े ना आप जाकर। आप क्यों कह रहे हैं ये बात कि जी मुस्लिम फोर्सेस नहीं गई, मुसलमान? असल में अर्दुगान ने काम ये किया कि उन्होंने मुसलमानों से बातचीत की बैकडोर चैनल से कि भाई हमें अपनी फौजें रवाना करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर तो अर्दुगान पर आ रहा है।
देखिए कश्मीर की बात हो तो प्रेशर पाकिस्तान पर आता है, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जाकर खुद करे तो बाकी ममालिक आएंगे। इसी तरह जब यहाँ पर सूरत हालत तो अर्दोगान ने वो हाइप इतनी क्रिएट कर दी हुई थी बैतुल मुकद्दस की कि मैं हिफाजत करने वाला हूँ। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि जब वो मौका आया है तो तुर्की के अंदर लोग कह रहे हैं कि भाई आप भेज क्यों नहीं रहे अपनी फौजें, आप कब भेजेंगे? तो अर्दोगान कह रहे हैं जी मुस्लिम फोर्सेस नहीं आ रही। तो लोग उनसे कह रहे हैं कि छोड़ो तो मुस्लिम फोर्सेस को, इसराइल को आसमान से उतरी ताकत है। अगर आसमान से उतरी ताकत होती, यमन ने तो नहीं कहा किसी को भी कि आओ हमारी मदद करो, हम इनकी शिप करेंगे। उन्होंने अमेरिका का शिप तबाह कर दिया, इसराइल का शिप तबाह किया। आप ये सोचें कि जुर्रत नहीं है चाइना की कि इसराइल या फिर किसी अमेरिका का शिप तबाह कर सके। एक चीज तो आपको इन तमाम सूरत हाल और जंगों से वाजिया हो गई है कि जितनी बड़ी ताकतें हैं ये लड़ने की तैयारी नहीं करती, यानी ये खास तौर पर डरते हैं एक दूसरे से कि बस ठीक है जी हम ये करें। जो छोटी ताकतें होती हैं वो आगे बढ़कर इन सब का कचूमर निकाल देती है क्योंकि उनको डर नहीं होता। अब आप सोचें जरा, जो यमन ने काम किया वो चाइना कर सकता है, वो रशिया कर सकता है, ईरान कर सकता है, यमन कर सकता है। अब बात यह है कि अर्दोगान ने जो बात की है तो भाई यमन ने आपसे पूछा था, उन्होंने किसी को कहा है कि आओ मदद करो? हाँ, हमास ने किसी से पूछा? जब ये छोटे छोटे ग्रुप्स उठकर किसी से नहीं पूछ रहे। यमन को देखिए, यमन के अंदर जो होसी है उनको नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं, यानी उनको कहते हैं कि ये हुकूमती नहीं है, ये अपने तर्ज पर इन्होंने गैर हुकूमती लोग हैं और इन्होंने नॉन स्टेट एक्टर उनको बोलते हैं कि गैर हुकूमती लोग हैं और इन्होंने यहाँ पर उजारादारी कायम की है। अब अर्दोगान साहब ये कह रहे हैं कि जी वो हमें कोई नहीं यार, हमें तारीख नहीं माफ करेगी। भाई तारीख उनको नहीं माफ करेगी जो नहीं गए। आप अपनी फौजें भेज दें, आप जब भेजेंगे तो सोचे कितनी मदद होगी। अब आप जब भेजेंगे तो पता चलेगा, या तो आप कह दें कि भाई हमारे पास ये जो ड्रोन्स थे आपने बनाए हुए हैं और तुर्की ने इतनी एयरफोर्स है, उनकी फौज है, तो क्या ये लड़ने के काबिल नहीं है? अर्मीनिया अजरबैजान की जंग हुई तो क्या अजरबैजान को आपने सपोर्ट नहीं किया? आप दें ना उनको ड्रोन्स, फिर आप दें उनको ड्रोन्स होने के, यार ये पकड़ो ड्रोन्स हमारे आ रहे हैं, अच्छा चले हमने नहीं जाना, ये हमारी तरफ से ड्रोन्स है। तो आप जब मदद नहीं करें तो फिर आप बाकी मुस्लिम कंट्रीज को क्यों कह रहे हैं? आप हो सकता है आप जाएं, बाकी भी आपके पीछे आ जाए, और अगर नहीं जाएंगे तो उन्होंने अपना हिसाब देना, आपने अपना हिसाब देना, आगे बढ़े ना। यही सूरत हाल है। जब कश्मीर में हमारी कोई मदद करने के लिए नहीं आता, वो कहते हैं भाई आप जाएं कश्मीर में, आपका मसला, आप जाएंगे तो हम आएंगे ना। असल कहानी है कि सारी उम्मत मुस्लिमा इस तरह डिवाइड हुई पड़ी है, कोई भी नहीं चाहता। अब इसराइल को इस बात का खदशा यमन से क्यों है? देखिए इनके शिप तबाह हो रहे हैं, उन्होंने देखा कि चाइना है मौके के ऊपर न्यूट्रल हो गया, उन्होंने कहा जी ठीक है तबाह होता हो जाए, हम क्या करें। रशिया न्यूट्रल है। आप जानते हैं कि इस वक्त रशिया के ऑयल टैंकर जो है वो फ्रीली जा रहे हैं, उनको यमन चेक भी नहीं कर रहा, उनके तेल जा रहा है, उनकी चीजें जा रही हैं, वो सुकून से जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी अच्छा हमें तो मसला ही कोई नहीं है, अमेरिका का मसला है। आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनकी यहाँ से उन्होंने, बल्कि ये रास्ते से होकर वो आगे तक जाते हैं। हत्ता कि मामला आपको समझ आ जाना चाहिए, होता ये है कि आप ये नहीं होता एक बड़ी कंपनी जा रही है और उन्होंने आगे हो सकता है शिप कुछ उतारने हो इजराइल के अंदर और कुछ फिर उन्होंने आगे लेकर जाने हो। प्रॉब्लम ये है कि आपने अगर एक कंटेनर भी इजराइल के अंदर उतारना होता है तो वो कंपनीज को जाने नहीं देते यमन वाले, तो उनका नुकसान हो रहा है। अब वो आइकिया हो या कोई और हो, ऊपर से होकर जब आते हैं तो उनका लॉस हो रहा है और पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ी है। ये जो सूरत हाल इस वक्त इसराइल के लिए पैदा हो रही है वो तो बड़ी तबाहकुन है। आज उन्होंने एक चीज देख ली और खास तौर पर उन्होंने मूड देख लिया चाइना का कि चाइना तो ऐन मौके के ऊपर न्यूट्रल हो गया। वो बल्कि किस तरह न्यूट्रल हुआ है कि असल में इस वक्त जो न्यूट्रल है वो समझ ले ईरान के साथ है, वो गजा के साथ है, वो फलस्तीन के साथ है। यानी आप ये देखें कि बात चाइना की और रशिया की बिल्कुल सही थी। जब ये लड़ाई शुरू हुई तो उन दोनों ने बयान दिया, उन्होंने कहा, चाइना ने खास तौर पर उन्होंने कहा कि 80 ममालिक में 800 फौजी अड्डे हैं अमेरिका के, और वो इल्जाम दुनिया पर लगाता है कि दुनिया हुकूमतें गिरा रही है या दुनिया के अंदर वो जंगे या चाइना या रशिया दूसरे ममालिक। उन्होंने कहा कि आप पूछे इससे अमेरिका वो कई हजार किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, तो भाई तुझे क्या जरूरत है 800 यहाँ पर अड्डे बनाने की, और खास तौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर अपने अड्डे लेकर जाना अपने घर के अंदर, जहां जहां अमेरिका के यहाँ तबाही नहीं आई। सारी जिंदगी इन्होंने यही काम किया। तो अब कुल मिलाकर जो सूरत हाल पैदा हुई है इसराइल के लिए वो तो बड़ी तबाहकुन है। अब चाइना ने सही मायने में, इसे कहते हैं न्यूट्रल होना। यहां पर आपको न्यूट्रल होना बनता था कि भाई मुझे पता ही नहीं आपकी कॉल आ रही है, आप वो बहाना कर दें, कुछ करते हैं। आपने बड़ा पैगाम दिया, 59 कॉल्स, 59 कॉल्स। देखिए 2-3 डिस्ट्रेस कॉल आती है ना मेडेट की, तो वहां पर आपको हंगामा बढ़ जाता है।
आप हंगामी बेसिस पर उठाते हैं, लेकिन इन्होंने कहा भाई हम तो न्यूट्रल है, आप जाने और वो जाने। बाद में जब इसराइल के शिप तबाह हो गए, सब हो गए, तो उन्होंने अमेरिका को कहा कि इन्होंने ये काम किया था, तो अमेरिका ने कहा कि हमें पता है कि कहाँ पर खड़े हैं। तो चाइना जब कल मिलेगा कोई इसराइल और ये वो, तो उनको कह देंगे कि भाई हम तो न्यूट्रल हैं इस जंग में, ऐसे ही न्यूट्रल हैं, जैसे तुम ताइवान के मामले में न्यूट्रल हो तो हम भी न्यूट्रल हैं, तो न्यूट्रल न्यूट्रल खेलते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।